हाँ, यहाँ से बाकी था। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी आर इट्स रूल एंड रेगुलेशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, कंपनी का रूल्स और रेगुलेशन बताता है, विच आर फ्रेम्ड, जो कि बनाया गया है, टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर, कंपनी का अंदर का मैटर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल में, किसी भी एक कंपनी का आर्टिकल में लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड कंपनी का, कि मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कम से कम 5 मेंबर आएंगे, तभी मीटिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो मीटिंग करना ही तो सबको पता है, कि मीटिंग कैसे करना, 5 मेंबर आएगा तभी होगा। ठीक है। अच्छा, मान लो कि ऐसा लिखा है कि हमारा ऑफिस बहुत छोटा है। ठीक है, तो ऐसा लिखा है कि हर बार मीटिंग जो होगा, मीटिंग का जो प्लेस होगा वो हमारे ऑफिस के नियर कोई लोकेशन पे होगा, मतलब उस लोकेशन को छोड़कर कोई लोकेशन में मीटिंग नहीं किया जा सकता। तो ये सब बात लिखा रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, just as memorandum contain the fundamental condition which the company is allowed to be incorporated, so also the article are the internal regulation of the company। जैसे मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम फंडामेंटल्स बताता है कंपनी के बारे में, जो कि कंपनी को अलाउ करता है इनकॉर्पोरेट होने का। मेमोरेंडम एमओए के बारे में बात कर रहा है कि एमओए का वो 6 पॉइंट अगर आपका सही रहेगा, तभी आपका कंपनी क्या हो पाएगा, रजिस्टर हो पाएगा या फिर इनकॉर्पोरेट हो पाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह आर्टिकल जो है वो कंपनी का इंटरनल रेगुलेशन है, अगर ये सही नहीं रहेगा, ठीक है, तो भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। द जनरल फंक्शन ऑफ द हैव आर्टिकल हैव बीन एपिडली समड अप बाय द लॉर्ड क्रेन। ये केस स्टडी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, एल्बरी कैरेक्टर। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव या कंपनी कैसे काम करता है, तो सब कुछ इस पे पढ़े थे। काम करने के एग्जाम्पल बताते हैं, कि हम लोग को याद है कि एसबरी पहले क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। उसके बाद में उसका मालिक लोग बोला कि नहीं, ये हम लोग के बियॉन्ड द कैपेसिटी है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था। आया ना, तो तरीका था करने का काम। अब द आर्टिकल प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू मेमोरेंडम, आर्टिकल जो होता है वो सब्सिडरी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। हम पहले ही बताया, मेमोरेंडम एसोसिएशन प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। किसी भी कंपनी के लिए 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, प्राइमरी मेमोरेंडम, सेकेंडरी तुम्हारा, सेकेंडरी या सब्सिडरी तुम बोलो एओए, और थर्ड होता है तुम्हारा प्रोस्पेक्टस। क्या होता है, ठीक है। They accept the memorandum as the charter of incorporation, so accepting its article proceed to define the duty। जहां हम लोग आर्टिकल्स, जहां हम लोग मेमोरेंडम को कंपनी का चार्टर मानते हैं, चार्टर मतलब कंपनी में उससे ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कंपनी में, वहीं पे हम लोग आर्टिकल्स को वो बुक मानते हैं जो हम लोग को राइट्स एंड ड्यूटीज और हमारा पावर बताएगा, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट करेगा, काम करेगा। बात समझा है तो, द डॉक्यूमेंट containing the articles of association of company, the magna
क्रेटा इज द बिजनेस डॉक्यूमेंट, ये एक लैटिन टर्म है। ठीक है, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए यूज होता है। हेंस इट इज कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली, इसी वजह से जब इसको हम लोग बनाते हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप यहाँ लिखोगे आपका कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। इट रेगुलेटेड डोमेस्टिक मैनेजमेंट, डोमेस्टिक मैनेजमेंट का मतलब हो गया इंटरनल मैटर कंपनी का, ठीक है, ऑफ कंपनी। एंड क्रिएट अ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कुछ राइट्स देता है और कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है दो लोगों पे, पहला कंपनी के मेंबर पे और दूसरा कंपनी पे। कोई दिक्कत नहीं आती? द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इन फैक्ट द बाईलॉ ऑफ द कंपनी। बाईलॉज का मतलब क्या होता है? हम जब पढ़ाए थे डिफाइन लॉ, तो उसमें एक्ट पढ़ाए थे, रूल पढ़ाए थे, रेगुलेशन पढ़ाए थे, ऑर्डर पढ़ाए थे और बाईलॉ भी पढ़ाए थे। बाईलॉ का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रूल्स फॉर्म करता है, खुद के लिए रूल्स बनाता है, खुद के लोगों के लिए बनाता है, इंटरनली बनाता है, तो उसको हम लोग बाय लॉ कहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 provide the content and the model of articles of association. The section lays the following law. सेक्शन 5 बताता है हम लोग को पहला कि आपके एओ में आर्टिकल्स में कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, यानी कि इंटरनल लोगों के ऊपर, बाहर वाले के ऊपर आपका आर्टिकल्स नहीं चलेंगे। ये दूसरा, inclusion of matter, the article shall be also contain such a matter are prescribed under the rule। अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि आप इन सारे बातों को जरूर से अपने आर्टिकल में मेंशन करो, तो आपको सारा बात मेंशन करना पड़ेगा, जो आप सोच कर रखे हो तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस जिस जिस टॉपिक पे अलग से बोलेगा वो टॉपिक भी सब लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ एवर ए कंपनी में ऑल्सो इंक्लूड द सच एडिशनल मैटर इन द आर्टिकल एज मे कंसिडर नेसेसरी टू। तो भैया देखो, दो मैटर लिखा जाता है उसमें। सबसे पहला जो हम लोग को रूल बोलता है, ठीक है, रूल कौन बोलता है भैया? रूल बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा? क्योंकि कंपनीज एक्ट यूनियन लिस्ट में आता है। किस में आता है? कोई दिक्कत क्या आता है इस बात से? और वो सारा एडिशनल मैटर जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है कंपनी को मैनेजमेंट, मतलब कंपनी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, कंटेन द प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है द आर्टिकल में कंटेन द प्रोविजन टू प्रोटेक्ट समथिंग to affect the specified provision of the article may be altered only if the condition and procedure are the more restrictive, and then those are applicable in case of special resolution or meet or complied with। अब इसको क्या करते हम
किसी और चीज का नहीं, बात करते हैं कि हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ही बनाए। अब मेरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इतना बढ़िया है कि बाकी लोग को इससे प्रॉब्लम हो रहा है, यानी जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या रहता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मेरा कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है। अब इससे बाकी लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज तो डायरेक्टर हम हैं, कल को डायरेक्टर कोई और होगा, तो रूल रेगुलेशन चेंज कर सकता है। और हम सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर नहीं, हम कंपनी के मेंबर भी हैं। तो कल को भले हम डायरेक्टर ना रहे बट कंपनी के मेंबर तो रहेंगे। और कंपनी अगर अच्छा से फंक्शन काम नहीं करेगा तो फिर मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए हम जानबूझ के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा ऐसा प्रोविजन लिखवाए हैं या फिर ऐसा ऐसा पॉइंट हम लिखवाए हैं, ठीक है, कि इंसान बहुत आसानी से मेरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी चेंज नहीं कर पाएगा। कुछ कुछ जगह तो उसको चेंज करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन तक का जरूरत पड़ेगा, जिसका मतलब था 3/4 और 75% वोट। पढ़े थे ना, ओ आर और एस आर। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करता है क्या? हाँ, the provision for the entrenchment shall only made either on the formation of company। अच्छा, ये जो इंट्रेंचमेंट वाला प्रोविजन है, ये केवल दो ही टाइम में हो सकता है। या तो द प्रोविजन इंट्रेंचमेंट शैल बी ओनली मेड आइदर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब नया नया कंपनी बन रहा था तभी आप इंट्रेंचमेंट वाला प्रोविजन डलवा दो, जिससे आपका आर्टिकल या कोई भी मैटर जो प्रोटेक्टेड रहेगा। और बाय द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल एग्रीड बाय द ऑल मेंबर, या फिर आपको बाद में अगर ये काम करवाना है तो आपको सारे मेंबर से परमिशन लेना है। क्या करना है, मतलब कि 100%। कितना, यूनिनेमस रिजोल्यूशन। 50% को कहते, 51% को कहते थे ओ आर, 75 को कहते थे एस आर, और 100 को कहते थे ईवर, यूनिनेमस रिजोल्यूशन। क्यों दिक्कत? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि भैया ऊपर 75 बोला नीचे ये बोला, क्या बोला ध्यान रखना, कि आप जो इंट्रेजमेंट का प्रोविजन लगवाए हो, ठीक है, उसको हटाना है या उसके अंदर कुछ बदलाव लाना, तब 75% वोट लगेगा। ठीक है, लेकिन उसको आपको लागू करना है। क्या करना है, तो कंपनी जिस वक्त बन रहा था उसी वक्त आर्टिकल में लिख दो, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन उसको बाद में लिखने के लिए आपको 100% क्या चाहिए, वोट चाहिए। बात सुना है तो? अच्छा, नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द इंट्रेचमेंट प्रोविजन। आप आरओसी को, जो भी आपका इंट्रेचमेंट प्रोविजन है उसके बारे में, आर्टिकल कंटेन द प्रोविजन ऑफ इंट्रेचमेंट विदर मेड ऑन फॉर्मेशन और बाय अमेंडमेंट, किसी भी तरीका से किया गया हो, कंपनी नोटिस देगा रजिस्ट्रार को, यानी रजिस्ट्रार को बताएगा कि हम इंट्रेचमेंट वाला प्रोविजन लगा रहे हैं। FGHI J। ध्यान से बात सुनो, जब कंपनी बनता है, ठीक है, तो कंपनी बनते वक्त आपको एमओए और एओए बना के जमा करना, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में 7 सब्सक्राइबर यानी कि 7 मेंबर से ज्यादा है तो आपको एमओए और एओए
खुद से बनवाना रहता है, प्रिंट करना रहता है, साइन करना रहता है और सबमिट करना रहता है। करेक्ट। लेकिन अगर आपकी कंपनी में 7 मेंबर से कम है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि मेरे पास एक बना बनाया एमओए है, एओए है, उसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंज करके उसी को क्या कर दो, अपलोड कर दो। करेक्ट। तो अब बात तो ये आता है कि जो बना बनाया एमओए है और जो बना बनाया एओ है, वो सब कहाँ पे है? तो वो है टेबल ABCD, ये एमओए के लिए है, और FGHI ये तुम्हारा उसके लिए। कोई दिक्कत है तो अब नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं ये भी बताएं आप, कि अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है, तो आपको एमओए का टेबल ए जमा करना होगा। अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है, तो आपको टेबल बी जमा करना होगा। अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी और शेयर कैपिटल दोनों है, मतलब कंपनी में शेयर भी है प्लस गारंटी भी देके रखे हैं, तो टेबल सी जमा करना पड़ेगा। और अगर आप एक अनलिमिटेड कंपनी है तो डी, और अगर आप अनलिमिटेड कंपनी है प्लस शेयर कैपिटल है तो टेबल एफ। तो इस पॉइंट से जो है, यहाँ पे जो तुम्हारा ABCDE और यहाँ पे जो FGHI J जो है, इससे MCQ ही ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में बनता है। बस में तो या फिर छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, 1 या 2 मार्क्स, ये रे बात। In case the company which is registered after the commencement of this act is so far registered, article of such a company do not exclude the modify regulation and contained in the model of article applicable to such a company, those regulation shall so far applicable। अब देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है। जब कंपनीज एक्ट आया 2013 में, उसके पहले से जो कंपनी बना हुआ था, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, ये सब जो पहले से बना हुआ था, उन लोगों को तो तुरंत ये टेबल फॉलो करना था। ठीक है। लेकिन उन लोग के कंपनी में तो 7 सब्सक्राइबर से ज्यादा है, तो वो लोग खुद से बना करके जमा किया। तो जो पहले से था उसको तो फॉलो करना ही था। यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब से ये एक्ट आया उसके बाद से भी अब जो कंपनी बनेगा उसको यही टेबल फॉलो करना है, टेबल ए से लेकर के जे तक, एमओए का और एओए का। अगर वो 7 सब्सक्राइबर से कम है तो, अगर 7 सब्सक्राइबर से यानी 7 मेंबर से ज्यादा होगा तो खुद से फिर आप क्या मेन डिफरेंस है, देखो एक लाइन में बताते हैं। एमओए बताता है तुमको, एमओए बताता है क्या करना है। ठीक है। और आर्टिकल तुमको बताता है कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, किसके लिए करना है। इन सारे बातों का जवाब तुमको आर्टिकल ऑफ एप्लीकेशन में मिलता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो क्या लिखा है। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस
द डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। डिलिमिट करता है, यही तक रह सकते, यही तक कर सकते। और ठीक है, वे द आर्टिकल ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन, वही पे आर्टिकल्स क्या करता है, रूल्स और रेगुलेशन बताता है। इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए आर्टिकल डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी आर ऑब्जेक्ट अचीव। आर्टिकल डिसाइड करता है कि जो आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है ये तो एमओए बताएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, तो क्या करना है, कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, ये सारा चीज आपको आर्टिकल बताएगा। ठीक है। एमओए डिफाइन द रिलेशन ऑफ कंपनी विद आउटसाइड। एमओए डिफाइन करता है आपका रिलेशनशिप आउटसाइड, बाहर वाले के साथ। आर्टिकल डिफाइन करता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, कंपनी और उसके मेंबर का रिलेशन। अल्टरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड only under the certain circumstances manner provided for in the act। इतना आसानी से मेमोरेंडम चेंज नहीं होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस परमिशन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर। फिर याद है बताए थे कि हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एमसी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, साथ रीजनल डायरेक्टर होता है, फिर आरओसी होता है। तो हम लोग को सीधे परमिशन किससे देना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर से। और कई बार तो हमको जरूरत पड़ता है ट्रिब्यूनल के, ट्रिब्यूनल के बारे में समझाया था, कोर्ट एलसीएलटी और एलसीएलटी, उससे आपको परमिशन नहीं कहता, अपना क्या एमओए चेंज करना पड़ता है। बट आर्टिकल बड़ा सिंपली चेंज हो जाता है बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। खाली मेंबर लोग से पूछ के एसआर करके आप उसको कर सकते हैं। ये किसमें लगता है ट्रिब्यूनल, एमओए में। अल्ट्रा वीरस तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, अल्ट्रा वीरस तो फिर समझ गए कि उसमें आता है एमओए क्या नाम है, कैसे पढ़ो। Act done by the company beyond the scope of memorandum are ultra vires and void. They cannot be ratified by the unanimous consent of shareholder। अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो काम आपका कैपेसिटी के बाहर है, तो वो काम वॉइड है। अब वो काम करने का तुम दिमाग लगा रहे हो कि उस काम को रेटिफाई कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, यानी कि मान लो इसको सरल भाषा में समझते हैं कि हम तुमको नहीं बोले थे कुछ काम करने के लिए, तुम वो काम करके आ गए। अब हम बोले हाँ हम उसको बोले थे, तो क्या हो गया, तो हम बदल गए ना, चेंज हो गया। लेकिन कंपनी नहीं बदल सकता है, क्या ठीक है, हम ही इसको परमिशन दिए थे, जबकि वो मेरे से पूछ के काम नहीं किया था, मेंबर से पूछ के काम। बट बाद में हम ही बदल कि हाँ मेरे से पूछ के ये काम किया था, तो आपके बदलने से नहीं होगा, भले आप लोग सब कोई एक जगह हो जाए, यूनिनिमस कंसेंट, भले सारा मेंबर मिल करके वोट कर दे, लेकिन जो चीज नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। तो आपसे गलती कहाँ पे हुआ है, एमओए के अंदर मिस्टेक कहाँ हो रहा है, आप उसको ठीक किसके द्वारा करना चाह रहे हो, अपना मैनेजमेंट का बुद्धि लगा करके, यानी कि आर्टिकल का बुद्धि लगा के, तो वो चलेगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम लोग पढ़े थे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसमें सरल भाषा में ये पढ़े थे, बता रहे हुए, आउटसाइडर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी, इट deemed outsider already read एमओए। जब भी कोई बाहर वाला कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कंपनी का एमओए और एओए पहले से पढ़ के रखेगा। रीचे और एसबरी वाला केस में एसबरी मना कर देता है कि हम काम नहीं करेंगे, तो रीचे उसके ऊपर केस करता है, तो जज उसको बोलता है
ठीक है, वहां दो पॉइंट पढ़ाए थे। जज इसको ये बात बोलता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले इसका एमओए और एओए पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये आपका गलती है। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरा बात कि अगर आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, कोर्ट इस बेसिस पे सजा आपको सुनाएगा, इस बेसिस पे फैसला देगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट डीम टू बी कि आप इसको पढ़ चुके होंगे, भले आप पढ़े हो या ना पढ़े हो। देखो अब इसके अंदर सेक्शन 399, द कंपनी दैट प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कैन इंस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली मीन एनी डॉक्यूमेंट कीपिंग बाय द रजिस्ट्रार एंड मे और मेक अ रिकॉर्ड ऑफ सेम or get a copy of extracted document including the certificate of incorporation of company by payment। कुछ फीस देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट लिख रहा है, यहाँ the memorandum and articles of association of a company were registered with registrar, कंपनी बिकम अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट बन जाता है? एमओए और एओए क्या बन गया आपका? पब्लिक डॉक्यूमेंट। आर एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन, हर पर्सन उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। बस उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ नॉमिनल फीस देना पड़ेगा। एमसीए की वेबसाइट पे जाकर के आपको मिल जाएगा किसी भी कंपनी का एमओए और एओए। इन अदर वर्ड सेक्शन, अगर इसको दूसरे भाषा में बोले तो सेक्शन 399 conferred the right of inspection to all। सेक्शन 399 हर इंसान को राइट्स देता है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है कंपनी का वो सारा डॉक्यूमेंट, जो सारा डॉक्यूमेंट कंपनी खुद रजिस्ट्रार को दिया, यानी कि आरओसी में जमा किया, वो सारा डॉक्यूमेंट आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। देयरफॉर therefore, the duty of every person dealing with company to inspect the document and make sure that his contract is conformity with the provision, but whether a person read them or not, it presumed to be कि वो पढ़ा, कि हर इंसान का ड्यूटी बनता है कि जब भी वो कंपनी से डील करने जाए तो वो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर ले, यानी कि पढ़ ले। अगर वो नहीं पढ़ा है, ठीक है, नहीं कुछ किया, तो उससे कोई मतलब नहीं, यही माना जाएगा कि तुम ऑलरेडी पढ़ा हुआ। करेक्ट, इसको करते हैं। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को हम लोग कहते हैं निगेटिव डॉक्ट्रिन। क्या कहते हैं? नेगेटिव। क्यों कहते हैं? इसमें आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता है? हाँ, इट डज नॉट प्रोटेक्ट आउटसाइडर। कोई दिक्कत? या आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ऋषि और एसबरी वाले में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के कारण एसबरी बच गया था, ठीक है, जबकि हम लोग के नजरिया से देखो तो एसबरी का गलती था इन ऋषि। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डॉक्ट्रिन, क्योंकि इसमें क्या होता है? इट प्रोटेक्ट आउटसाइड, ये बाहर वालों को बचाता है। कैसे बचाता है ये सब? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये लाइन वाइस वर्सा, ये याद रखना। मतलब क्या है? अगर तुमसे एग्जाम में पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के एक्सेप्शन बताओ, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन बताओ तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, ये क्या कहता है? दस इन नो सेंस means that the outsider are deemed to have notice of the internal affair of the company।
कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ये बात तो आउटसाइडर को नहीं पता। क्लियर, ये बात कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये कहीं आपका एमओए और एओए में नहीं लिखा हुआ है। हम लोग जो रीचे और एसबरी वाला केस पढ़े थे, वहां पे क्या क्या पॉइंट पढ़े थे, उसी पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करके आगे बढ़ा। पहला पॉइंट ये था कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। दूसरा पॉइंट ये था कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया एसबरी। इसका नंबर बोला कि तुम ये बना देते तो। तीसरा पॉइंट क्या था कि रीचे क्या किया था, केस हो गए, रीचे 2 बार सूट फाइल किया। पहले बार बोला कि सर ये पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर मना कर दिया। उस वक्त क्या लगा था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि भैया तुमको एमओए और एओ पढ़ना चाहिए था। बाद में उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था, एक्सेट्रा ईटीसी, ठीक है, या फिर ऐसा अदर सच कॉन्ट्रैक्ट। तो अदर का मीनिंग कहां से लिया जाएगा, तो हम वहां पे बताए थे एडजेक्टिव जनरल जैसा वर्ड, कि वहां पे आपको मीनिंग प्रीसीडिंग वर्ड से लेना पड़ता है। कहां से लेना पड़ता है, प्रीसीडिंग वर्ड। 1 मिनट टाइम देना अगर होगा तो। कॉर्पोरेट बिल कहता नहीं। याद देखो, ये पढ़ाए थे। Adjective general meaning of certain word are taken from the previous preceding word. Other such person या फिर other such, जैसे समझाए थे कि स्कूल बॉयज एंड अदर, ठीक है, तो यहाँ पे अदर का मतलब क्या है, स्कूल गर्ल, ठीक है, ह्यूमन बींग इंक्लूड बॉयज मैन एंड अदर सच पर्सन। तो यहाँ पे जानवर को थोड़ी लेंगे, बस है। तो ये बताए थे केस, ठीक है, वही वाला पॉइंट यहाँ पे बताया। अब बात ऐसा है कि ये तो हुआ था, नया चीज ये क्या है कि अब रीचे फिर उदास है, क्या है कि 2 बार बात हुआ, दोनों बार ये फेल हो गया रीचे, ठीक है। अब रीचे उदास है, लेकिन एसबरी उसको गया उसके पास और बोला कि क्यों तुम उदास हो मेरा भाई, एक काम कर, हम तेरे को क्या करते, देख हम तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, बट हम तुमको लेबर सप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, तुम मुझसे काम करवा लेना। तो बोला ऋषि की ठीक है लेबर भेज दो। इस बार एसबरी लेबर भेजा और लेबर कुछ दिन तक काम किया और उसके बाद वो लोग स्टॉप हो गया। अब फिर ऋषि परेशान कह रहे भाई अब क्या हो गया, अब क्या है तुम रुक गए, अब तो काम एसबरी कर भी ना, एसबरी खाई लोग सप्लाई किए। तो ऋषि फिर दौड़े दौड़े एसबरी के पास गए। तो इस बार एसबरी कह रहा है कि यार हम लोग का बहुत दिन से हमारे बीच में कंपनी वर्सेस वर्कर चल रहा था, तो वर्कर लोग अब स्ट्राइक कर दिया। ये बात एमओए एओए में थोड़ी दिखा था। तो आपकी कंपनी का क्या था, इंटरनल मैटर। तो इस बार तो रीचे को न्याय मिलेगा, आया ना। तो वही बात था कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनी के अंदर का इंडोर मैटर है, इसमें आउटसाइडर को कुछ पता नहीं होगा, तो इसमें आउटसाइडर को ही फायदा होगा, करेक्ट।
यहाँ देखो एक, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेड. मिस्टर टर्कवेड वाज द ऑफिशियल मैनेजर या लिक्विडेटर ऑफ एन कंपनी. ये कंपनी का नाम है, ठीक है. इट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1884. बाहर ब्रिटिश का, ठीक है. The company had given a bond for rupees 2000 to Royal British Bank, which secured the company drawing on its current account. Yeah. The bond was under the common seal signed by the two directors and associates. और वो बॉन्ड का तभी कुछ हो सकता था जब उस पर कॉमन सील लगता, स्टैम्प, और दो डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी साइन करता था, यानी कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है. When the company are sued, it alleged that under its registered deed of settlement, the articles of association, director only has power to borrow of the amount authorized by the company resolution. A resolution had been passed but not specifying how much director could borrow. Okay. Held, it is decided that the bond was valid, so the Royal British Bank could enforce the term. He said bank was deemed to be aware that director could borrow up to only amount of resolution allowed. The articles of association were registered the company houses, so the constructive notice. But the bank could not deem to know which ordinary resolution passed because they are not registerable. The bond is valid because this was no requirement to look into company internal working. This is the indoor management rule. The company indoors affair are the company's problem. कंपनी का आंतरिक मामला कंपनी का प्रॉब्लम है. अभी एकदम खाली इंग्लिश वाला पूरा रीड कर दिया, बता देगा. कंपनी एक बॉन्ड बनाया, कि इस बॉन्ड को कंपनी का डायरेक्टर लोग बैंक में देके और लोन ले सकता है. क्या कर सकता है? लोन ले सकता है. और उसके बाद एक नियम बनाया कि आप एक लिमिट तक लोन ले सकते हैं, ठीक है. लेकिन वो बताया नहीं कि कितना. क्या लिख रहा है कि एक रिजोल्यूशन पास किया, हैज बीन पास, बट नॉट स्पेसिफाई हाउ मच. क्या किया है कि डायरेक्टर ओनली हैड पावर टू बोरो अप द अमाउंट ऑथराइज बाय द कंपनी रिजोल्यूशन. उतना ही पैसा निकाल सकता है जितना कंपनी बोलेगा, उससे ज्यादा का लोन नहीं दे सकता है. लेकिन कितना, ये तुम बताए नहीं हो. अब बाद में टर्कवेट जो कंपनी का डायरेक्टर थे जो था, वो जा करके लिमिट से ज्यादा पैसा उठा लेता है. अब बैंक तो आता है कंपनी के पास पैसा मांगने. कंपनी बोलता है कि तुमको पता होना चाहिए था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे लिमिट सेट किया गया है कि कितना पैसा कौन उठा सकता है. बोला कि ये बात आपका आर्टिकल में लिखा है नहीं ना, एमओए में लिखा है नहीं ना, तो ये आपका इंटरनल मैटर. इंटरनल मैटर हमको कैसे पता हो, हमको कैसे पता हो. तो ये आपका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है. तो बैंक को उसका पैसा मिलेगा, भले टर्पेट जो कि डायरेक्टर था कितना भी पैसा देके भागा हो, पैसा कौन भरेगा. हाँ, ये बात है कि कंपनी अपने जेब से पैसा भर के और डायरेक्टर से रिकवर कर सकते. देखो, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है पहला. नॉलेज ऑफ इरेगुलेटरी. बैंक को एक बार पहले से पता था और बैंक जानबूझ की हरकत किया. तो आप तो ये काम जानबूझ के किए हो, आपको नॉलेज था इस चीज के बारे में. ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज नहीं था. दूसरा, suspicion of irregularity. The doctrine in no way reward those who behave the negligently. Where the person dealing with the company is put upon an inquiry, for example, where the transaction usually are not in the ordinary course of business, it is duty to outsider to make necessary inquiry. क्या कहना चाह रहा हूं?
कि जब कंपनी मेरा मेरा बिजनेस मेरा अकाउंट है, दिन भर का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख एक ट्रांजेक्शन निकलता होगा, अचानक से बहुत पैसा अगर निकलने लगा, बहुत कुछ होने लगा, तो बैंक का ड्यूटी बनता है ना कि पूछे। अगर आप खुद से कोई चीज नेग्लिजेंसी की हो, नेग्लिजेंट की हो, आपको ड्यूटी पूरा करना चाहिए था, आपको अगर कंफर्म करना चाहिए था, बट विदाउट कंफर्मिंग वो काम किया, तो ये आपका गलती है। यही का मान 100 200 का ट्रांजेक्शन था, ये जाके 1 2 हजार का कर लिया, इस वजह से होगा। नहीं तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, वो उतना ही निकाला था और उतना ही का लोन दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। बट ऐसे कह रहा है अलग से। नेक्स्ट, अगर आपको कोई फॉर्जरी लग रहा हो तो क्या लग रहा हो, ठीक है, पूरा